आप सब, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल फिलोस ज्ञान। मैं आज अपने इस वीडियो में क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में लेके आ गया हूं ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। लास्ट तक वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियो इन फ्यूचर में अभी आने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हम जानते हैं कि एक एटॉमिक मॉडल में एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो ये न्यूक्लियस के बाहर निकलते नहीं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बात करते हैं तो हम इसको देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर निकलता नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर छोड़ देते हैं और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट हमको मिला सबसे पहले क्लास 8 में जो मिला था कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पर आ जाता है। तो जिस बॉडी से जिस बॉडी पर जा रहा है, मान लीजिए कि इस बॉडी से इस बॉडी पर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये चूंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या जब बराबर नहीं रह जाती है, जब इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वो होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे तक पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कूलम। तो कूलम क्या होता है? कूलम इज ए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम को ऐसा यूनिट कहा जाता है किसके? चार्ज के। अब 1 कूलम बराबर कितना होता है? जब किसी वायर से, मान लीजिए कि ये एक वायर है, तो इसके इस क्षेत्र से, ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, अगर इस क्षेत्र से 1 सेकंड में जितना चार्ज पास हो उसको हम 1 कूलम बोलेंगे। ठीक है, 1 सेकंड में जितना चार्ज पास हो इस एरिया से उसको हम 1 कूलम बोलेंगे। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटीज। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जब करंट मतलब होता है मोशन में। तो जो चार्ज रुका हुआ है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो मोशन में है, गति में, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर, वैसे मटेरियल जो कि अपने से चार्ज को फ्लो होने दे उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि हमारा सारा एलिमेंट, सारा मेटल जो है, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, हमारा एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे कंडक्टर हैं, ये सब अपने से चार्ज को फ्लो होने देते हैं। इंसुलेटर, वैसे मटेरियल जो कि अपने से चार्ज को फ्लो ना होने, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, ये सब वैसे हैं जो कि अपने से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, तो इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T, जहां पर I क्या है? ये करंट का सूचक है, जबकि Q चार्ज और T टाइम का सूचक होता है। ठीक है, एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड को हम 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जिसके सहारे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करता है। उसमें आपका स्विच आता है, बल्ब आता है, वायर आता है, सब मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट। हम जानते हैं कि जो अगर मान लेते हैं कि एक वायर है, इसको अगर बैटरी से जोड़ते हैं तो नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव साइड से निकलता है इलेक्ट्रॉन और जाता है पॉजिटिव साइड में। लेकिन जो करंट होता है वो चलता है, जैसे कि इधर चल रहा है इलेक्ट्रॉन तो हमारा करंट चलेगा इधर। तो जो करंट की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा की उल्टा, उस करंट की दिशा को, उस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र होता है कि मान लीजिए कि एक चार्ज है तो इसका इन्फ्लुएंस जहां तक होगा वो इसका फील्ड होगा। एक चार्ज जहां तक अपना प्रभाव डाले, इन्फ्लुएंस डाले, उसको बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? ये एक पॉइंट का होता है, इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ potential at a point is defined as the work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। से मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम कहीं दूर से अनंत से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो जितना हमको कार्य करना पड़ रहा है उसको लाने में, जितना कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस।
और जब दो पॉइंट लेंगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। किसका क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम को हम सिंपली 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सर्किट में बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करता है। ठीक है, और इसी में कुछ बदलाव करके रेजिस्टेंस को हम जब जोड़ते हैं तो यही एमीटर और वोल्टमीटर में बदल जाता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिंपली किसी सर्किट में स्मॉल करंट को मेजर करता है। एमीटर ये भी क्या करता है? एक सर्किट में करंट को मेजर करता है, तो ये लार्ज करंट भी मेजर कर सकता है एमीटर। और एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, हमेशा ऑलवेज इसको सर्किट में हम जोड़ते हैं सीरीज में। आगे हम बताएंगे क्या होता है सीरीज और पैरेलल। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है और इसको हमेशा सर्किट में इसको हमेशा हम जोड़ते हैं पैरेलल। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जानते हैं आप लोग? ओम्स लॉ जो हम ऐसे दर्शाते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब ये हटता है तो V इज इक्वल टू IR। यानी कि इसका क्या मतलब है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट होगा वो डिपेंड करेगा कि उनके दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया गया है। यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब ये साइन को हम हटाते हैं तो लगाते हैं R। R इज द रेजिस्टेंस जो उसमें लगा हुआ है। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मटेरियल है, इससे अगर हम किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो होता है क्या है? तो ये अपोज करता है, कम करे ज्यादा करे, डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल, इसका लेंथ क्या है, एरिया क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो इसका नेचर है अपोज करने का, जो चार्ज मूव कर रहा है, जो इसका नेचर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ओम क्या होता है? ओम इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पेयर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पेयर को हम 1 ओम बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी किन किन फैक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो R जो होता है, यहां देखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L मतलब लेंथ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। और इसके अलावा R एक और चीज पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, तो जब इसको हम समराइज करें, एक में मिलाएं, तो ये बन जाएगा ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, और जब इस साइन को हटाएंगे तो हम लगाते हैं एक साइन को बोलते हैं रो, ये L अपॉन A। और यही रो क्या होता है? इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यहां पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर हमारा R A अपॉन L हो जाता है। ठीक है, रो बराबर R A अपॉन L। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? पहले उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ये जैसे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब कि क्या? जितना लंबा लेंथ का वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A मतलब एरिया। ठीक है, तो किसी भी वायर का एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये उल्टा चलता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यानी कि यहाँ लेंथ बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आज जब हम दोनों को मिला दिया तो हमको रो का ये मिला फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। और रो क्या होता है? ये होता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है? दोनों साउंड एक ही कर रहा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का साउंड एक ही है, लेकिन इसको ये जो रेजिस्टेंस है ये उस मटेरियल के नेचर को बोलते हैं कि ये उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी अगर हम किसी भी मटेरियल के एक खास हिस्से को, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक मटेरियल, यही मटेरियल है, इसके एक क्यूब, इसमें से एक क्यूब निकालें, एक एरिया छाट लें, वो अगर उसका 1 मीटर अगर यूनिट लेंथ का अगर क्यूब हो, तो उस क्यूब से वो क्यूब जितना रेजिस्ट करे, एक चार्ज को जितना रेजिस्ट करे, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि इसका अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस का, तो इसके नेचर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन अगर उस एरिया से, क्योंकि ये बहुत सारे एरिया से मिलकर बना हुआ है, तो किसी एक एरिया से जितना वो चार्ज को फ्लो ना होने दे, जितना उसका वैल्यू आए, जितना उसका रेजिस्टेंस हो,
उस उतने एरिया का जितना रेजिस्टेंस हो उतने एरिया के रेजिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यानी पर्टिकुलरली इसको एक एरिया में बांध दिया गया है कि इस क्षेत्र से जितना रेजिस्टेंस होगा, इस क्षेत्र का जितना रेजिस्टेंस होगा, उस क्षेत्र के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी बोलेंगे, जबकि ये नेचर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये 21 पॉइंट है, इसके अलावा कुछ पॉइंट और होता है, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। अब ये कुछ पॉइंट है इस चैप्टर का, तो आइए देखते हैं। पहला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि अगर मान लेते हैं कि एक सर्किट में 4-5 रजिस्टर लगा हुआ है और उसके बदले में हम अगर एक रजिस्टर को लगा दें जो कि 5-4 के वैल्यू के उतना ही के वैल्यू के बराबर हो। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किट है, इसमें 4 रजिस्टर लगा हुआ है, चारों रजिस्टर को हटाकर हम किसी दूसरे एक रजिस्टर को लगा दें जिसका वैल्यू चारों के बराबर हो, तो उस एक को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर, या फिर उसको इक्विवेलेंट रजिस्टर भी बोल सकते हैं जब उसको हम करेंगे कैलकुलेट। तो ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसको जब हम रिप्लेस करें, चारों को जब रिप्लेस करें एक के साथ, तो जितना करंट उन चारों से पास हो रहा था उतना ही करंट उस एक से पास होना चाहिए, उसमें करंट के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसी एक का जो वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का, उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, होता है। अब इसको हम 2 स्टेप्स में समझ सकते हैं। जैसे कि इसका पार्ट होता है इक्विवेलेंट का, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज का मतलब होता है, जैसे इसको देखें हम, अगर हम फिगर्स देखें तो ये इस प्रकार का होगा। अगर बहुत सारे बल्ब या फिर बहुत सारे रजिस्टर बोल सकते हैं जो कि एक ही लाइन में लगे हों ऐसे, और सब एक ही सोर्स से जुड़े हों, एक ही बैटरी से जुड़े हों, तो जब ऐसे लगे हों, ये R1, ये R2, ये R3, तो इस प्रकार के साथ जुड़े हुए रजिस्टर को हम बोलते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। अब इसका वैल्यू कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो सबको वैल्यू को हम जब करेंगे कैलकुलेट, सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल का मतलब ये होता है कि जो सारा का सारा जो बल्ब है, रजिस्टर जो है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट सोर्स से आ रहा हो। इसको यहां देखते हैं, यहां से आ रहा हो, सबका कनेक्शन सीधे सोर्स से आ रहा हो, तो उस प्रकार के कनेक्शन को बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। अब इसको हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके हम जोड़ते हैं सारे रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में अगर लगा हो। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, किसी भी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, जितना उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और कितने समय तक वो करंट फ्लो हो रहा है, उस सबको वो जो हीट होगा प्रोड्यूस, वो सब उन पर डिपेंड करेगा। यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब सबको हम करते हैं कंबाइंड तो हमको क्या मिलता है, H इज इक्वल टू R स्क्वायर R T। ठीक है, तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है, सिंपली एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहता है। क्योंकि ये भी एनर्जी का एक पार्ट है, तो जितना जो फॉर्मूला इसका होता है वही फॉर्मूला इसका होता है, W इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W/T। इसका क्या, उसको हम कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट। हर जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा एक सर्किट में उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर बराबर क्या होता है, W/T। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये V इंटू I भी हो जाएगा बराबर I स्क्वायर R भी हो जाएगा बराबर V स्क्वायर R भी हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में कौन सा वैल्यू हमको लगाना है, उसके अनुसार हम यहाँ से चूज करके उसको लगाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वाट, वाट क्या होता है, वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। अब 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर 1 वोल्ट एम्पेयर को हम 1 वाट बोल सकते हैं।
1 किलोवाट आवर जनरली ये एक कमर्शियल होता है यूनिट जो कि इस्तेमाल होता है, आप लोगों के मीटर में लगा होगा, आपने देखा होगा तो ठीक है, वहाँ 1 किलोवाट आवर से इसको करते हैं कैलकुलेट। तो चूंकि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक था, सारा कॉन्सेप्ट था जो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो क्लास 10th में है या फिर जो 10th से ऊपर भी हैं वो कॉन्सेप्ट के लिए इसको देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही अगले वीडियो आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।